press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। याद है बच्चों आपको कि हम पिछली कक्षा में किसकी यादों में खो गए थे? कौन किसकी सुनहरी यादें, वो भी भयानक यादें करते हुए आपको सुना रहा है। आपको पता होगा, याद आया कुछ? जी हाँ, मैं वही लेखक की बात कर रही हूँ जिसकी स्मृति में हम खोए हुए, जो अपनी स्मृति को याद करते हुए हमें अपनी यादों को बोल रहे हैं। श्री राम शर्मा का लिखा हुआ स्मृति पाठ का हम अब शेष भाग देखेंगे। ठीक है, ये संचयन भाग 1 आपके लिए। आज किन किन यादों से वो हमें सुना रहे हैं और कौन सी ऐसी भयानक स्मृतियाँ उनमें मौजूद हैं, हम आज की कक्षा में देखेंगे। ठीक है बच्चों, स्मृति यानी मेमोरी, स्मृतियाँ, मेमोरीज। आपने देखा होगा लेखक और उनके भाई कितना भयानक कदम उठाए हैं। इसीलिए ना कहते हैं, रास्ते में सीधे घर से निकलो तो अपने उस गंतव्य तक जाओ जहाँ हमें जाना है, फिर वहाँ से सीधे लौटकर हमें अपने घर आना है। रास्ते में कुछ अड़चनें आ जाती हैं, कुछ आपकी शरारतें उसमें सूझ जाती हैं कि हम रास्ते में ये करते हुए जाएं, उसको छेड़ते हुए जाएं, इसको छेड़ते हुए जाएं। इन्हें छेड़छाड़ करते हुए जाना क्या है, ये बाल्यावस्था का दौर होता है बच्चों। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे सीधे घर से स्कूल से घर नहीं जाते, रास्ते में कुछ न कुछ शरारतें करते हुए ही जाते हैं वो। तो ऐसे ही जब लेखक के भाई उनको क्या पोस्ट करने के लिए दिए हैं? चिट्ठियाँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए शाम को क्या है, डाकिया उठा लेता है पोस्ट बॉक्स से उन चिट्ठियों को। तो इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग जल्दी से जल्दी उठाने से पहले शाम तक पहुंच जाओ और इन चिट्ठियों को उसमें डालकर आ जाओ करके वो कहकर भेज रहे हैं। तो रास्ते में तो अपने गांव से उन्हें कहाँ जाना था चिट्ठियाँ डालने के लिए? मक्खनपुर, है ना। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न एक एक अंक के लिए आपको पूछ भी सकते हैं कि गांव से स्कूल जाने का रास्ते में वो क्या करते हुए जाते थे, उनकी स्कूल जहाँ पर थी उस स्थान का नाम क्या है। ऐसे छोटी मोटी प्रश्न पूछते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप पाठ पढ़ते रहें। एक एक वाक्य आपको ध्यान से देखकर पढ़ेंगे तो परीक्षा में लिखने के लिए आपको क्या होगी, सुविधा होगी बच्चों। तो ये क्या है, इनका डेली शेड्यूल जो है। रास्ते में जब भी वो स्कूल से घर आते थे तो रास्ते में उन्हें क्या मिल जाता था? एक कुआं, है ना। और वो कुआं इतना गहरा भी तो नहीं था, डेप्थ उसका था, लेकिन इतना गहरा नहीं था और वो भी कच्चा था, वो उसमें पानी नहीं था। तो इन लोगों की शरारत सूझती थी कि क्यों ना हम इसमें ढेला फेंकें। तो उनका झुंड जो है, ये लेखक और उनके साथी का वानर टोली उनकी मशहूर थी। तो रास्ते में जाते समय क्या करते थे, उस कुएं में वो लोग ढेला फेंकते हुए आनंद लेते थे। तो जैसे ही ढेला फेंके तो अगर उसमें पानी होता तो एकदम ज़ोर से उसमें आवाज़ आती पानी की। तो वो पानी का आवाज़ तो नहीं आया, बल्कि उसमें से क्या आवाज़ आई? फुसकार की। फुसकार, बाप रे, उसमें तो बहुत ही विष भरा काला सांप बैठा हुआ था। न जाने उस कुएं में वो कैसे गिर गया था। तो वो आवाज़ सुनने की उत्सुकता और भी लोगों को बढ़ने लगी। तो रास्ते में ये लोग सारे, हर लड़का क्या करता था, उसमें ढेला यानी पत्थर ज़रूर मारता हुआ आता था। तो उसको मारने से पहले लेखक की आदत क्या थी, उनकी क्या प्रवृत्ति थी कि वो अपने टोपी को बाएं हाथ में पकड़ लेते थे, फिर दाएं हाथ से वो ढेला फेंकते थे ताकि टोपी कहीं गिर ना जाए उस कुएं में करके। तो जैसे ही ये हैबिट बन गई थी, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो ऐसे ही उनकी आदत सी हो गई थी। अब क्या समय है, लेखक अपने भाई को लेकर अब गांव जा रहे हैं, यानी स्कूल नहीं बल्कि उस चिट्ठी को पोस्ट करने के लिए। तो वो बहुत ही इन्हें शीत
विंटर डेज, क्या सीज़न तो विंटर का था, बहुत कड़ाके की ठंड थी। तो हवा के कारण उन्होंने सोचा जो भी वो कुर्ता पहने हुए थे उसमें क्या नहीं था, जेब, पॉकेट नहीं थी। तो उसमें पॉकेट ना होने के कारण उन्होंने क्या सोचा लेखक ने, जी हाँ, उन्होंने उस चिट्ठियों को अपनी टोपी के अंदर रखे, फिर वो टोपी सर पे पहन ली और पगड़ी, जो बहुत ठंडी हवा होने के कारण माँ ने जो पगड़ी धोती दी थी उसको सर पे बांध लिए थे। फिर उनके छोटे भाई ने भी धोती कानों पे कवर कर ली थी। फिर चने जो थे वो धोती साथ में थी। तो इस तरह से चिट्ठियों को लेकर अपनी टोपी में रखकर चलते बने। तो जाते समय फिर से उन्हें ध्यान आया किसका, उस कुएं का जहाँ पे वो अक्सर जाया करते थे। तो इनको फिर से शरारत सूझी, यानी अवश्य काम के लिए जा रहे हैं तो सोचे चलते चलते क्यों ना एक ढेला और मारता चलूं। तो इस समय उनके छोटे भाई हैं, तो भाई को साथ लिए और वहाँ पे जाकर ढेला डालना चाहा। उससे पहले सबसे आगे रहने वाले लेखक ही थे जो उचक कर कुएं में झांका भी करते थे, है ना। तो जैसे ही उनकी प्रैक्टिस थी वैसे फिर से उनको दिन याद आ गए और उन्होंने क्या किया, इस बार झांकते समय जैसे ही उन्होंने टोपी कार के इस तरह से कूदना चाहा तो सारी की सारी चिट्टियाँ क्या हो गई, जी हाँ, उस कुएं के अंदर ऐसी चकराती हुई चली गई और इन्होंने पकड़ने का प्रयास भी किया। यदि और जोर देते तो स्वयं भी उसमें गिर पड़ते, लेकिन वो बच गए, बाल बाल बच गए और वो चिट्टियाँ उस कुएं के अंदर जा पहुँची जहाँ पर एक विष भरा सांप मौजूद था। अब क्या करे, अब तो क्या करें, क्या किया होगा उन्होंने। वैसे तो चलकर बोल सकते थे कि हम डाल आए, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, झूठ बोलने की आदत लेखक में बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस कारण उन्होंने इसे गले लगाना उचित समझा, जी हाँ, मृत्यु को ही वो गले लगाना उचित समझ लिया। चलो भगवान की देन, अगर मेरा जीवन बाकी रहा तो मैं किसी ना किसी बहाने बच जाऊंगा, यदि नहीं बचा तो भी मुझे मरना तैयार है करके ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, क्या निकालने का प्रयास अब कैसे कर रहे हैं। उनके साथ में जो है राइफल की तरह एक डंडा है, याद है ना आपको। तो वो डंडे से अक्सर सांपों को मारा भी करते थे, बहुत सारे सांप उन्होंने मार भी डाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी के बल के साथ उन्होंने अब क्या एक दृढ़ संकल्प किया है। अब वो किस दुविधा में पड़ गए हैं, चलिए आगे की क्लास में देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा मैं पिछले पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, पृष्ठ 12। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई, इन्हें अब मेरी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो रही है। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का मैंने निश्चय कर लिया है। चलो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं क्या करूँगा, घर पे जाकर झूठ तो नहीं बोल सकता, मार तो खा नहीं सकता, इसलिए क्या करूँगा, मैं कुएं में जाकर चिट्ठियाँ लाना ही उचित है। लेकिन आप लोग कभी भी अपने भाइयों को लेकर इस तरह के काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये तो कहानियाँ लिखने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं, है ना। ऐसे प्रयत्न भी ना कीजिएगा। सीधे घर से निकलते हैं तो बच्चों जहाँ पे जाना है वहाँ जाओ, वहाँ से सीधा निकलकर घर आ जाओ, क्योंकि घर पे आप लोगों की प्रतीक्षा करते हुए आपके माता पिता बैठे रहते हैं, है ना। तो ये कितना भयंकर निर्णय था लेखक का, है ना, बहुत ही भयानक निर्णय है ये। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, अब वो अपने जीवन से हाथ धोने को तक के लिए क्या है, तैयार हैं। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वो भी जानबूझकर, तो फिर वो अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर भी निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर यानी सांप, विषैले सांप से भिड़ने को तक मैं उसे लड़ने को तैयार हो गया हूँ। अब मैंने पासा फेंक दिया है, मैंने अब ये तय कर लिया है कि मैं जाऊँगा, कुएं में उतरूँगा। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म,
इसकी कोई मुझे चिंता ना थी। यानी या तो मैं मौत को अपने गले लगा लूँगा, यदि बच पा गया तो ये मेरा दूसरा जन्म हो जैसे। इसकी मुझे चिंता बिल्कुल ही नहीं थी, पर विश्वास ये था कि डंडे से सांप को पहले मैं मार दूंगा। ये उनका क्या है, एक डिसीजन, उन्होंने कन्फर्म डिसीजन है कि वो किस विश्वास पे उतर रहे हैं, क्योंकि वो सांप को मार देंगे। ये उन्हें बहुत क्या कर रहा है, जोश भर रहा है। क्यों? क्योंकि मारना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, है ना। और मैं सांप को मार दूंगा, फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। आई डिसाइडेड टू जंप इनटू द वेल। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यानी भाई के तो आंसू थम ही नहीं रहे, वो रो रहे ये सोच करके अब मेरा भाई मौत के मुँह जा रहा है। यद्यपि वो शब्दों से ना कहता था, वो कहता तो नहीं था, और उसे मालूम था कि ये जीवित नहीं रहेगा, ये बच नहीं पाएगा। ये सोचकर क्या है, छोटा भाई बहुत रो रहा था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप से कुएं में बैठी थी। एक्चुअली क्या है, मौत सचमुच वहाँ पर बैठी हुई है लेखक की ताक में, और वो भी सजीव है और वो नग्न रूप से है। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। अब उससे सामना करने के लिए क्या है, मुझे भी नग्न होना पड़ा, यानी नंगा होना पड़ा लेखक को। मतलब क्या है यहाँ पर, अब उन्हें कुएं में उतरना है। कैसे उतरेंगे भला, रस्सी तो नहीं है उनके पास। तो जो पहने थे कुर्ता, उनका वो अपना कुर्ता उतार लिए, जो धोती कानों पे कवर किए थे उसको ले लिया, भाई का कुर्ता, भाई की वो जो चादर थी वो ले ली, फिर माँ ने जो चने बांध कर दिए थे वो सब कुछ उन्होंने अपने तन से उतार लिए। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली जो माँ ने चने बांध के दिए थे धोती, वो 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, लेखक की और उनके भाई की 2 धोतियाँ, कुल मिलाकर 5 धोतियाँ, और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। तो उस कुएं के अंदर तक जाने के लिए इतना काफ़ी हो गया, बस उतना ही था वो कुआं। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी, तो सभी एक दूसरे को धोती कस कर वो क्या कर रहे हैं, गांठ डाल रहे हैं, बांध रहे हैं ताकि छूट ना पाए, और खूब खींचकर आजमा लिया कि गांठ कहीं है या नहीं। और हमने उसको स्टिफ ऐसे किया, बहुत खींच कर प्रेशर से खींचा और देखा कि ये कहीं खुलती भी है कि नहीं, तो बहुत टाइट बैठ गई हैं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा, मतलब हम पूरी तरीके से ये एकदम फिट करके तैयार हैं। यदि मैं प्रेशर से नीचे उतरूँगा अभी इसको पकड़कर, तो ये खुलने वाली नहीं थी। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा, वो जो डंडा था ना उनके पास, तो एक एड्स में, धोती के एड्स में उस डंडे को भी बांध दिया और उसे कुएं में फर्स्ट डाल दिए वो, ताकि अब पकड़ के उतरना है। और वो जो कुर्ता का स्टार्टिंग जो बिगनिंग पार्ट है, अब उसको वो क्या कर रहे हैं, दूसरे सिरे को डेंग, वो लकड़ी जिस पर चरस पुर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। मतलब वहाँ पर एक लकड़ी थी जो कि एक रूट की तरह रहती है, जो पेड़ का सूखा हुआ वहाँ पर जो पार्ट रहता है, उसमें उन्होंने एक सिरे को धोती का डाल दिया है, बांध दिया है वहाँ पे। छोटा भाई कितना था, केवल 8 वर्ष का था, तो वो तो पकड़ नहीं पाता था, इसलिए वहाँ पर जो डेंग था उसमें चारों ओर चक्कर देकर एक गांठ उसमें लगाकर उस चादर को उन्होंने कसकर वहाँ पे टिका दिया है, और उसको सिर्फ क्या है, थामे हुए है छोटा भाई। वो सिर्फ 8 वर्ष का था। लेखक का छोटे भाई की उम्र क्या थी, लेखक के छोटे भाई की उम्र उस समय सिर्फ 8 वर्ष की थी। इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। तो चलो, धोती का एक सिरा डेंग से क्या है वहाँ पर बांध दिया है, और सिर्फ उसको पकड़े रखने के लिए भाई को कहा गया है। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा, है ना, एडवेंचरस थिंग।
तो धोती को पकड़ते हुए लेखक अब कहाँ जा रहे हैं, उस कुएं के अंदर। तो वो घुसने लगे। तो छोटे भाई का पूछो मत, रोना रोना और सिर्फ रोने के सिवाय उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा है, क्योंकि उस लेखक भाई को भी परेशानी में डाल दिए हैं। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, इन्हें भरोसा दिला रहे हैं, रो मत, कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही शाम को मार दूंगा। यानी क्या हिम्मत बांध रहे हैं, अरे तुम रो मत, मैं तो जैसे ही कुएं में उतरूंगा सबसे पहले क्या करूंगा, उस शाम को मार डालूंगा। और मेरा विश्वास भी कुछ ऐसा ही था, इन्हें शाम को मारना बहुत ही आसान है करके सोच के ये उतर रहे हैं। कारण ये था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इन्हें इससे पहले भी लेखक ने कई सारे सांपों को मारा है। इसी विश्वास के साथ वो अब कुएं में उतर रहे हैं और सांप को मारकर उन चिट्ठियों को निकालने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं वो। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय ना रहा। चलो मैं तो उसे उतरते ही मार डालूंगा बोल के उसका भय नहीं है उन्हें। अब वो सांप से डर नहीं रहे हैं, थोड़ा भी डर नहीं है उनके मन में, बस विश्वास के साथ वो उतर रहे हैं। उसका मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता हूँ, अरे तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं आराम से सांप को मार डालूंगा। तो कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा तब ध्यान से नीचे को देखा, यानी ऑलमोस्ट ऑल वो कुएं में उतर गए हैं। अब कितने गज, सिर्फ 4-5 गज रहा होगा तब मैं क्या कर रहा हूँ, कुएं के अंदर नीचे देख रहा हूँ। बाप रे बाप, ऐसा लगा होगा अकेला लेखक अंदर लटका हुआ है और अंदर सांप बैठा हुआ है। यदि सांप ना होता तो और बात होती है ना बच्चों। अब वो सांप से मुकाबला करने जा रहे हैं, तो वो देखकर उनकी अकल क्या हो गई, चकरा गई। तो उनके होश ठिकाने आ गए वो देखकर। सांप फन फैलाए धरातल में एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। यानी क्या है, अब वो सांप फन फैलाए, उसकी फन जो है वो फैलाता रहता है, फन जो सिर का उसका भाग है वो फैला रहा है, यानी कि वो अपनी जान की रक्षा करने के लिए तैयार है। वो सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा आ रहा था उसका। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग, पूंछ यानी टेल जो बैक साइड बैक पार्ट रहता है सांप का, और उसके पास का भाग पृथ्वी पर था उसकी, यानी नीचे पृथ्वी पर है तो बस ऐसा फन उठाए हुए बैठा हुआ है। आधा अग्र भाग यानी आधा सामने वाला, अग्र यानी सामने वाला भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी कब मैं आऊँगा और कब मुझे डस लेगा, ऐसा वो उठा हुआ है पृथ्वी से ऊपर तक। नीचे क्या है, डंडा बंधा है ना। जो डंडा है वो आपको पता होगा, ऊपर उन्होंने धोती को बांधा है, तो धोती 5 धोतियाँ मिलाकर नीचे डंडा बांधकर उसका फर्स्ट नीचे छोड़ दिया गया है। फिर वो धोती को पकड़ते हुए उस कुएं के अंदर उतर रहे हैं। तो नीचे के हिस्से में क्या है, धोती के डंडा है। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, यानी जो लेखक उतर रहा है अंदर उसको देखकर सांप भी ऐसे ही हिल रहा है, पोजीशन ले रहा है। सपेरे जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुसकार मारकर चोट करता, ठीक उसी प्रकार का है सांप तैयार है। आपने सुना होगा सांप को पकड़ने वाला जो कि बीन बजाता है ना वो, तो उसकी आवाज़ को कैसा वो लहराता रहता है सांप। तो इस तरह से वो तैयार है लेखक को प्रहार करने के लिए। उसका प्रतिद्वंद्वी मैं, यानी उसका कॉम्पिटिटर कौन, मैं ही हूँ वहाँ पे। उसे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा हूँ, यानी सांप से कुछ ही ऊपर धोती को पकड़कर वो लेखक क्या है, लटके हुए हैं। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, यानी डेंग से तो धोती ऊपर बंधी हुई है, इसलिए यानी कुएं का ऊपरी भाग डेंग जो है उसे बंधा हुआ है। यहाँ डेंग पर बंधे होने के कारण क्या है, ऊपर लटक रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, सांप करके फन क्या है फैलाए हुए तैयार है डसने के लिए। उसका नीचा भाग उसकी दुम का क्या है, पूंछ उसकी नीचे की ओर है, आधा अग्रभाग ऊपर है, बस लेकर यहाँ पे लटके हुए हैं। नीचे की ओर क्या है, डंडा है। ठीक है, अब क्या होना था,
डेंग से बंधे होने के कारण बीचों बीच क्या है, उनकी धोती लटक रही है, हिल रही है। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं कि दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। यदि मैं अपना पाँव वहाँ कहीं पे टिका दूँ तो सांप क्या करेगा, मुझे अटैक करेगा, वो मुझे चोट कर सकता है। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। लेखक अपने आप से कह रहे हैं कि याद रहे कि कच्चा ये कुआं जो था उसका व्यास क्या है, बहुत ही कम रहता है। नीचे तो वो 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। कुआं तो कच्चा था, पैर कहीं पैर पे नहीं रख सकते थे, तो इसलिए क्या है 4 फुट की दूरी पर ही वो अधिक से अधिक रह सकते थे। पूरे के पूरे नीचे उतरे तो सांप है नीचे। पर ऊपर उतरना तो था कुएं के बीच में, यानी अब लेकर कहाँ उतर रहे हैं, कुएं के एकदम बीचों बीच उतरने की वो सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। मैं यानी कि बीच में लटकने के कारण वो सिर्फ बीच में ही उतर सकते थे। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता। अब मैं ऊपर लटका हुआ हूँ, ऊपर से मैं डंडा कैसे पकड़ूं और सांप को मैं कैसे मारूं, ये तो पॉसिबल नहीं था। कुएं का गहराई, कुएं का तो इतना ही पार्ट है, और ये डंडा चलाने के लिए तो खुला मैदान होता है, वहाँ पर हम आसानी से क्या है सांप को मार सकते हैं। पर ये तो क्या है, अंदर की बात है। अब कुएं के अंदर है और वो कैसे मारते हैं देखना है। अब ऊपर से लटक कर तो सांप को मारा नहीं जा सकता, उतरना तो था ही। अब थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था, इतने थक गए थे कि वो टायर्ड होने के कारण, सुस्त होने के कारण दोबारा ऊपर भी नहीं चढ़ सकते थे। अब तक अपने प्रतिद्वंद्वी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। मैंने अब तक जीवन में प्रतिद्वंद्वी बनकर, यानी कॉम्पिटिटर जब मैं जाता हूँ तो पीठ फिराकर मेरा काम नहीं है। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। अब मुझे तो यानी हो उस धरातल में अंदर के अंदर भूमि पर तो मुझे उतरना ही है, इसलिए धीरे धीरे मैं उतरने लगा। एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती, यानी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। तो जैसे ही मैं नीचे नीचे उतरता मेरा ध्यान वैसे वैसे ही बढ़ता जाता कि कहाँ से अटैक करेगा, मैं इसको कैसे मारूंगा। तो बहुत ध्यान में रखते हुए लेखक जैसे जैसे उतर रहे हैं वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। मुझे एक सूझी। क्या हुआ? अब ऐसे में उन्हें एक तरीका सोचा गया, एक उपाय, एक आइडिया आया है। वो क्या है? दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। इन्हें दोनों हाथों से धोती को पकड़े हैं, लटक कर इस तरह से हिलकर झूले की तरह झूलते हुए अपने पैरों को क्या कर रहे हैं, साइड में लगाए हुए बगल में कुएं के। दीवार से पैर लगते ही क्या हो गई, कुछ मिट्टी नीचे गिरी। है ना, कच्चा कुआं है, मिट्टी का गीला तो है ही। तो जैसे ने हिल कर अपने पाँव को साइड में कुएं को लगाया तो वैसे ही क्या हो गई, कुछ मिट्टी गिरकर निकलकर नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। तो जैसे ही मिट्टी गिर गई, सांप क्या समझा, क्या लेखक इस पर अटैक हैं, तो ये सोचकर सांप ने उस मिट्टी पर क्या किया, मुंह मारा अपना। मेरे पैर भी दीवार से हट गए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पैर लगाया, फिर से बैलेंस जो कि झूले की तरह झूल रहे थे फिर से वो हट गए। तो वो मिट्टी जो पड़ी तो उसको सांप ने उसको मिट्टी पर ही अपना मुंह दे मारा। फिर से उनकी टांगें वो वहाँ से हटा लिए। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनती हुई लटकती रही। यानी यहाँ पर ये उनकी टांगें जो है समकोण की तरह ऊपर किए हुए हैं और वो लटक रहे हैं वहाँ पे।
पर इससे शाम से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग अब मुझे मालूम हो गया है ने। अब उन्हें थोड़ा आइडिया मिला है कि शाम से कैसे दूरी पाएं और किस तरह से उन चिट्टियों को वो हत्या ले। और कुछ धक्के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं का धरातल पर खड़ा हो गया और ऐसे हिलते रहे, हिलकर और कुछ दूरी पर वो अपनी टांगों को कुएं को मारते रहे। तो आंखें 4 हुई तो मैं क्या देखता हूँ, शायद एक दूसरे को पहचान लिए ये दोनों, सांप और लेखक। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, है ना, इन्हें आँखों से सुनने वाला, आँखों से वो सुनता है। कौन? सांप। इसलिए सांप को क्या कहते हैं? चक्षुश्रवा कहते हैं। तो ये भी एक प्रश्न के लिए, एक अंक के लिए पूछा जा सकता है। चक्षु यानी आंखें, चक्षु श्रवा का अर्थ क्या है? आँखों से। अरे आप तो सोच रहे हैं आँखों से तो देखते हैं, ये आँखों से सुनते कैसे हैं बोल के, है ना। ये तो आँखों से सुनने वाला है सांप। तो सांप को क्या कहा जाता है? चक्षुश्रवा। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो मुझे। ये लेखक भी अपने आप को क्या महसूस कर रहे थे? जैसे चक्षुश्रवा की तरह। यानी अन्य इंद्रियों, अदर पार्ट्स मेरे क्या हैं? मानो मेरी सहानुभूति से अपनी शक्ति मैंने आँखों को अपनी दे दी हो, जैसे पूरे के पूरे अलर्ट हैं। सांप की फन की ओर मेरी आंखें अब लगी हुई है। इन्हें लेखक की आंखें सांप की जो फन है, सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान क्या है? उस ओर है कि वो किस तरह से अटैक कर सकता है बोल के, और कि वो कब किस ओर को आक्रमण करता है। पूरी का पूरा ध्यान क्या है लेखक का? सांप के फन की ओर है कि कब और किस ओर से, किस तरफ से वो अटैक कर सकता होगा बोल के। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, मोहिनी सी डाल दी थी सांप ने। शायद वो मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। इन्हें जब तक दूसरी ओर से प्रहार नहीं हो जाता, ये भी प्रहार करने वाला ना था। बस जैसे मिट्टी गिर गई उस पर उसने अटैक किया। अब वो भी ताक में है कि कब लेखक आक्रमण करेंगे उस पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वो तो आकाश कुसुम था। जैसे कि मैंने बच्चों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वो तो आकाश कुसुम था। इन्हें एक स्थिति ऐसी थी जो बोलते तो हम आसानी से हैं, पर करना बहुत ही क्या है? मुश्किल है। मनुष्य का अनुमान और भी भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है ना। यानी मनुष्य का अनुमान, जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, कल्पना करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो बातों से ही अच्छे लगते हैं, पर करने में क्या है? बहुत मुश्किल होती है। ठीक है। मुझे सांप को साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। तो ये तय निश्चय करके उतरे थे कि मैं सांप को आसानी से मार लूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी कई सारे सांप मार दिए हैं, है ना। अब जैसे ही उन्होंने सांप को साक्षात इन्हें सामने पाया, अपनी आंखों के सामने बिल्कुल पाया, तो क्या हो गया? उनकी योजना और आशा जो भी थी वो सब कुछ व्यर्थ हो गई, असंभव लगने लगी। ये पॉसिबल नहीं है, उन्हें इम्पॉसिबल लगने लगा अब सांप को मारना। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था वहाँ पे, क्योंकि उन्हें वही बल था कि मैं इस डंडे से बहुत सारे सांपों को मैं मार चुका हूँ, यही सोचकर वो उतरे थे। पर जैसे ही सामने आमना सामना हुआ एक दूसरे का, तो वैसे में वो डंडा चलाने के लिए वहाँ पर स्थान भी ना देकर अब उन्हें वो काम असंभव लग रहा है। कौन सा काम? सांप को मारना। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए, है ना। ये क्या है? काफ़ी स्थान मतलब बहुत सारी प्लेस चाहिए ये डंडा चलाने के लिए। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था वहाँ पे, वो तो कुआं था, तो उन्हें स्थान ही नहीं मिल रहा है उस सांप को मारने के लिए, डंडा चलाने के लिए। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाई जा सके, यानी पूरी खुली
मैदान में डंडा इस तरह से फिराकर किसी ना किसी तरह से क्या करते हैं, हम सांप को मारते हैं। पर वो तो रहा कुआं, बस इतने सी कुएं में डंडा कैसे चलाया जाए, इन्हें असंभव नहीं था। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, मारा तो नहीं जा सकता था, बस उस डंडे से उसको दबाया जा सकता था, प्रेस कर सकते थे हम। पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। तोप कैनन बॉल जैसे रहते हैं ना, मतलब समझो मरने के लिए पूरी तरह तैयार रहना। यदि ये फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वो पलट कर ज़रूर काटता। यदि वो सफल हो गए दबाने में तो ठीक, यदि ना हो पाए तो क्या करना पड़ेगा, क्या हो सकता था, वो पलटकर ज़रूर इनको काट लेता था। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को मैं कैसे उठाता। यदि मैं दबा भी पाता, दबा कर ऐसे रखा रहता, तो चिट्ठियों को मैं कैसे उठाऊं, हाथ तो मुझे छोड़ना है ही। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी, मतलब उसे बिल्कुल लग कर पड़ी थी 2 चिट्ठियाँ, और एक मेरी ओर ही थी। एक चिट्ठी तो जहाँ लेखक है आसानी से हाथ डालते ही वो मिल सकती थी, बट 2 चिट्ठियाँ जो है एकदम सांप के बिल्कुल पास, सांप को लगी हुई 2 चिट्ठियाँ पड़ी हुई थी। मैंने चिट्ठियाँ लेने ही उतरा, मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था, यानी मुझे तो उतरा ही था उस कुएं में, किस लिए, चिट्ठियाँ लेने के लिए, है ना। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे, मतलब सांप और लेखक दोनों क्या है, एक दूसरे से बचाव के लिए देख रहे हैं कि कैसे उसको मारा जाए और वो कैसे बच सकते हैं। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए, मतलब इस तरह से लटके हुए, इस तरह से खड़े हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं वहीं पर। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था, मैं जो था बहुत कमज़ोर पड़ गया हूँ। अब मैं उसको इस तरह से मार नहीं सकता था जैसा मैंने सोचा था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वो तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। यदि उसे कुचलता भी था, कुचल भी डालूंगा तो वो खाली ना जाने वाला था, क्योंकि वो भी मुझे काट देता था और सारे का सारा विष जो है मेरे शरीर में तो पहुंचता ही था, वो भी मर जाता और साथ में मैं भी ना रहता। अब तक सांप ने वार ना किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। अब बेचारा वो भी मेरी प्रतीक्षा में है, वार नहीं कर रहा है, तो फिर मैं बेकार में डंडा क्यों चलाऊं और आफत को मैं अपने गले क्यों मोल लूं बोल के ये भी चुपचाप हैं। अब ऐसा करना लेखक को उचित नहीं लगा, तो ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए, है ना। मेन प्रश्न जो है जिसके लिए लेखक कुएं में उतरे थे वो है चिट्ठियाँ। अब उसको मैं कैसे निकालूं, बस एक ही सूरत थी, यानी एक ही आइडिया, एक ही तरीका था। डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। क्यों ना मैं ऊपर तो लटका हुआ हूँ, नीचे जो भाग में डंडा लटक रहा है उस डंडे से मैं सांप के पास जो चिट्ठियाँ पड़ी है उन चिट्ठियों को मैं क्यों ना अपने पास खींच लूँ, क्यों ना उनको सरकाऊँ। समझ में आ रहा है। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था। यदि मैं उसको चिट्ठियों को सरकाते समय सांप ने अटैक कर दिया तो फिर कोई भी रास्ता नहीं। कुर्ता था मेरा और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ। इन्हें देखा होगा कि कोई भी कपड़ा हम सांप के मुंह पर डाल देते हैं तो उसकी आंखें बंद हो जाने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा। तो इनके पास कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था कुर्ते के सिवाय, और अन्य कपड़े एक्स्ट्रा उनके पास नहीं थे जो सांप के मुंह की ओर करके अपने उसको फन को पकड़ लेते। मरना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। या तो मारना
या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, उसके साथ शरारत में ना करना। ये सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, उसको मारना ये तो मेरी बस की बात नहीं थी। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, तो मुझे दूसरी बात का सहारा लेना पड़ा, वो है छेड़खानी करना। अब मैं उसे कैसे छेड़ूं और कैसे उसके पास से उन चिट्ठियों को ले लूं। ठीक है, डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने शाम की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि शाम का फन पीछे की ओर हुआ। तो डंडे को लेकर ज्यों ही लेखक क्या कर रहे हैं, डंडा उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है और जैसे ही शाम की दाईं ओर, जाम की राइट साइड में वो पड़ी चिट्ठी की ओर से बढ़ाया उस डंडे को, तो शाम का फन धीरे से क्या होने लगा, जो इस तरह से प्रहार के लिए खड़ा था तो फिर थोड़ा वो पीछे हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा, यानी धीरे धीरे मैं उस डंडे को उस चिट्ठी के पास ले जा रहा हूँ। और जो ही चिट्ठी के पास पहुँचा कि फुंकार के साथ खाली बिजली तड़पी। जैसे ही वो चिट्ठी के पास डंडा पहुँचा तो वैसे ही ऐसी फुसकार मारा सांप ने। वो समझ गया कि ये मुझे ही छेड़ रहा है बोल के, तो काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। इन्हें पूरा अटैक करके किस पर अटैक किया उसने, डंडे पर। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी, यानी कि वो ठंडे पड़ रहे हैं लेखक। इस तरह से वो डंडे पर अटैक किया कि हृदय में उनकी कंपकपी छूट गई, डंडा छूट पड़ा उनके हाथ से। मतलब वो तो धोती को बंधा हुआ है, जो उन्होंने अपने हाथ में लिए थे वो छोड़ दिए हैं क्योंकि सांप ने उस पर प्रहार कर दिया है। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया। ऑटोमेटिकली ऐसा होने पर वो जानबूझकर नहीं, उसके भय से ना जाने वो कितने ऊपर तक उछल पड़े। जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, डर के मारे। जैसे ही वो अटैक किया, पता नहीं ये कहाँ पे उछलकर ऊपर तरफ आ गए। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीयों सा कुछ लगा हुआ है। इन्हें जैसे ही डंडे पर सांप ने प्रहार किया तो उसका थोड़ा बहुत जहर क्या है उस डंडे पर लगा हुआ है। हम भी देखते हैं ना, जैसे ही कुछ चीज़ें हमारे साथ घटती है तो हम न जाने कैसे एकदम बिदक कर बैठ जाते हैं। हम जानबूझकर नहीं करते, ये तो हमारे साथ हो जाता है। ऐसे ही लेखक के साथ भी हुआ कि वो ऊपर से वो लटके हुए हैं। सांप ने जैसे डंडे पर प्रहार किया, वो बिदक कर इस तरह से ऊपर उछल गए और डंडा उनके हाथ से छूट गया। फिर क्या देखते हैं, वो डंडे के सिर पर, यानी डंडे पर 3-4 स्थानों पर उन्होंने देखा कि कुछ लगा हुआ है। वो क्या था, विष था। तो थोड़ा बहुत विष जो था वो डंडे पे चला गया है। यदि लेखक को काट लेता तो क्या होता। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। मतलब अब सांप जो है अपना सर्टिफिकेट सामने रख दिया है। क्या है, अपना जहर को वो उगल दिया है। पर मैं उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था। मैं तो उसकी योग्यता क्या है मैं तो ये मानता था, जानता था। वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। तो इसी तरह से डंडे पर 3-4 बार चोटें पहुंचाई। वो डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था या शायद वो सांप का अपहास कर रहा था। यानी लेखक का डंडा जो है वो जूझ रहा है सांप से। और वो कहने का उनका क्या अर्थ है कि वो पहली बार क्या हो रहा है, उनका डंडा अपमानित हो रहा है कि उन्होंने पहले ही उससे कई सारे सांप मार दिए हैं, है ना। और वो सांप का मजाक उड़ा रहे। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। ऊपर जो छोटा भाई है उनका, जैसे ही वो डंडे को प्रहार किया और डर कर एकदम उछल गए तो रस्सी जो ऊपर जो धोती बंधी थी उसके हिलने से क्या हो गया, छोटे भाई ने समझ लिया कि ओहो, लेखक का, मेरे भाई का काम तमाम हो गया है और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में शायद टूट गया है करके घबरा रहे हैं। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया हूँ। इन्हें लेखक ऊपर छोटे भाई के बारे में सोच रहे हैं कि अब मेरा भाई सोच रहा होगा कि मैं क्या हुआ हूँ,
मैं गिर गया हूँ सांप के काटने से। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को बहुत धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। तो जैसे ही इन्होंने अंदर चिल्लाया, डर कर वो भी ऊपर जोर से चिल्लाने के लगा कि क्या हो गया। छोटे भाई की आशंका बेजाना थी, यानी उसकी ये डाउट जो था ये बिल्कुल सही था बच्चों, कोई भी वहाँ पर होता तो वही करता। पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। मतलब यहाँ पर मेरा साहस, मेरी हिम्मत जो है वो और थोड़ा क्या हो गई है, बढ़ गई है। डरे हुए नहीं हैं बल्कि और भी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की मैंने चेष्टा की। फिर से वही डंडा लेकर मैं उसी तरह से सांप के पास से चिट्ठी को उठाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, चेष्टा की यानी वही हरकत कर रहा हूँ। अब की बार सांप ने वार भी किया। इस बार सांप ने क्या किया, अटैक किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडे से वो आकर एकदम लग भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, इस बार मैंने डंडे को छोड़ा नहीं, हाथ में ही पकड़े रहा। पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। इन्हें इस बार जो गुत्थी बांधकर, गजल यानी जो सांप ने गुत्थी मारता हुआ सांप का क्या किया, पिछला हिस्सा, इस बार डंडे को छोड़े नहीं, लेकर पकड़े हुए हैं। सांप ने जैसे ही गुत्थी मारी तो उसका उनका पिछला हिस्सा जो है वो थोड़ा बहुत किसे लगा, हाथ को लगा लेखक के। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहला होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता। यदि वो सांप उसका दूसरा वार फिर से वो जब अटैक किया तो उछलकर मैं सांप पर गिर जाता था। यानी इस बार क्या है, सांप का पिछला भाग मेरे हाथों को छू गया। उफ, कितना ठंडा था वो। सांप का पूंछ वाला हिस्सा बहुत क्या था, बहुत ठंडा था, जो कि वो के गीले में कुएं में बैठा हुआ था ज़माने से। तो उसका भाग लगते ही महसूस हुआ कि कितना ये ठंडा है। डंडे को मैंने एक और पटक दिया तो अब मैं डंडे को छोड़ दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता ना तो उछल कर मैं सांप पर गिर जाता था। यदि दोबारा भी इस तरह से वो अटैक करता तो मैं सीधा धोती छोड़कर सांप पर ही मैं कूद पड़ता, लेकिन जीवित ना होता। अब जीवन होता है तब हज़ारों ढंग बजने के निकल आते हैं। इन्हें जब हमारा जीवन अभी बचा है, अभी हमारी ज़िंदगी बाकी है, तो क्या है, मौत भी हमसे दूर भागती है। तब हज़ारों ढंग बचने को निकल आते हैं, यानी हम कोई ना कोई ढंग बचने का निकाल लेते हैं। वो क्या है, दैवी कृपा है, तो भगवान की ही कृपा होती है हम पर। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। यानी जब डंडे से मेरी ओर खींच आने से, यानी जैसे ही मैंने डंडा मेरी ओर खींच लिया तो अब क्या है, प्लेसेस बदल गए हैं लेखक के और सांप के। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुना लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया, है ना। ये रहा, यहाँ पर कितनी कठिनाइयाँ, कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या किया गया। आपने देखा किस तरह से वो वहीं पर कर्तव्य अपने दिखा रहे हैं। और क्या है, बाप रे, अब डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के क्या है, अब आसन बदल गए। अब तो काम आसान हो गया ना, कि जैसे ही सांप ने अपना आसन बदला, डंडे के सहारे वो डंडे को प्रहार करने के कारण वो जैसे ही अपना स्थान बदला तो चिट्ठियाँ आसानी से मिल गईं। तो तुरंत ही इमीडिएटली क्या किए लेखक ने, उन लिफाफे यानी चिट्ठियों और पोस्ट कार्ड जो भी पड़े थे वहाँ पर उन्होंने चुन लिए। तो चिट्ठियों को धोती के छोरे ने धोती के किनारे में मैंने बांध डाला और छोटे भाई ने क्या है, ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी, यानी डंडा जो था वो सांप के पास से उठाने पर भी मुझे क्या है, बहुत कष्ट हुआ। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि वो क्या क्या कष्ट इन्होंने उठाए। आज की कक्षा में तो जितना मैंने अब समझाया, कहानी आपको अच्छी लगी होगी, है ना, समझ में आ गया होगा बच्चों। उम्मीद करती हूँ समझ पाए होंगे। धन्यवाद।